ये लो। क्या बात है? परेशान दिख रहे हो। नहीं तो कोई खास बात नहीं। खास नहीं का क्या मतलब? परेशानी तो है ना? सुनो जी, जब से आपने कपास उगाई है आपको खुल के हंसता ही नहीं देखा। आखिर बात क्या है? बंटी भी पूछ रहा था कि पापा को क्या हो गया है, बहुत चुप रहते हैं। पहले तो उसके साथ खेलते थे, चुटकुले सुनाते थे। आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ। अब क्या बताऊं तुझे? जितने पैसे लगाता हूं सब कम पड़ जाते हैं। इस बार हाइब्रिड वैरायटी के महंगे बीज खरीदे थे, ये सोच के कि फसल अच्छी होगी, पर अब खाद का खर्चा बढ़ गया ना। पैसे कहां हैं मेरे पास? ऊपर से लोग महंगी महंगी दवाइयां डालने की तरकीब बताते हैं। पहले का उधार तो अभी चुकाया नहीं गया, तो महंगी कीटनाशक दवाइयां कहां से लाऊं? तू ही बता। सुनिए जी, मेरे पास कुछ जेवर पड़े हैं, उनको बेचकर या गिरवी रख के पैसे का इंतजाम कर लो। ओ, ये क्या कह रही है तू? तेरे गहने बेच के खेती करूं? लोग क्या कहेंगे मुझे? क्या कहेंगे मुझे? अरे तो क्या हुआ, मैं कौन सा रोज रोज जेवर पहनती हूँ। जानते हो, मेरी माँ कहती थी ये जेवर शादी के वक्त इसलिए दिए जाते हैं कि खुशियों के समय खुशियां और बढ़ाएं और मुसीबत के समय काम आए। और अब काम आ जाएंगे ना। और फिर खेती अच्छी हुई तो छुड़वा लेंगे, नहीं तो इससे भी अच्छे बनवा लेंगे। अब तो ठीक है। अगर तू कहती है तो। आप कुछ ना कहो जी, सरदारनी दा हुक्म है। आप चलो, हाथ मुंह धो और रोटी खाओ। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई चमत्कार होगा। हो सकता है हमें सही राह दिखाने वाला हमारा मसीहा बनकर आ जाए। ओए सतविंदर, और तू ओए गुरविंदर, तू अभी अभी आ रहा है? हाँ, बस अभी ही आया। और बता क्या चल रहा है? ओ, हमारा क्या है भाई, मौज तो तुम लोगों की है। अपनी जमीन, अपना काम, अपनी खेती, बस ये मस्ती है तुम्हारी। अरे कहाँ भाई, अब मिट्टी पानी में वो बात नहीं है, ना ही पैदावार में। ये कपास उगा के हमारी हालत बड़ी पतली हो गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? पता नहीं यार, पिछले साल हमने बहुत सी दवाएं डाली, फिर भी नए से नए कीड़े आ जाते हैं। इन पे दवाइयों का तो कोई असर ही नहीं होता। भाई देख, ये हालत सिर्फ पंजाब की ही नहीं है। जहां भी कपास बोई जा रही है वहां का यही हाल है। देख, एक मजबूत और अच्छा मकान बनाने के लिए सिर्फ सीमेंट और सरिये की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे कारीगर भी चाहिए होते हैं। कितना पानी डालना है, कितना सीमेंट डालना है, उस सब के लिए।
अगर जरा सा भी सीमेंट या पानी गलत पड़ा तो फिर क्या होगा? मकान में या तो सीलन आ जाएगी या क्रैक पड़ जाएंगे। वही हाल कपास का भी है। सिर्फ दवाइयां डालने से ही फसल को बचाया नहीं जा सकता। यार पिछले साल तो सब बड़ी तेजी दिखा रहे थे, बाकी इस बार हालत बड़ी टाइट है। बड़ा नुकसान हुआ है सबको। यार तू तो साइंटिस्ट आदमी है, कुछ हमें ही बता। अच्छा पूछ, क्या जानना चाहता है? यार कुछ बातें तो हमें किसान मेले में जाने से पता चल गई थी। अच्छा, जैसे? जैसे रबी को काटने के बाद खेतों की गहरी जुताई करना, जिससे हानिकारक जीवाणु और कीटों के प्यूपे जमीन से ऊपर आ जाते हैं और धूप में सूख के मर जाते हैं या फिर उन्हें पक्षी खा जाते हैं। भाई बहुत स्मार्ट हो गया है तू मेले में जाके। हानिकारक जीवाणु, कीटों के प्यूपे, भाई वाह क्या बात है। आप मजाक मत उड़ा। अच्छा एक बात बता, कपास बोने के लिए जो बीज हम इस्तेमाल करते हैं वो बिना रेशे का होना चाहिए ना? हाँ भाई बिल्कुल, बिना रेशे का होना चाहिए। अगर ना मिले तो घर में जो भी बीज है उसे इस्तेमाल कर लो, पर रेशे हटाकर, यानी कि बीज को उपचारित करना पड़ेगा, यानी सीड ट्रीटमेंट। और एक खास बात कि हमेशा सर्टिफाइड और पत्ती मरोड़ के साथ लड़ने की शक्ति वाले बीज ही लेने चाहिए, खासकर वहाँ जहाँ पत्ती मरोड़ की बीमारी पाई जाती है। सीड ट्रीटमेंट, क्या नाम था यार उसका? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी गंधक का सांद्र अम्ल। गंधक का सांद्र अम्ल? वही गंधक का तेजाब। ऐसा करने से उनमें छुपी हुई गुलाबी सुंडियां और बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छा ये बात है। गंधक के तेजाब से उपचारित करने के बाद बीज को अच्छी तरह से 4-5 बार पानी से धो लेना चाहिए, ताकि उसमें से तेजाब पूरी तरह से निकल जाए। और हाँ, अगर आपके पास तेजाब नहीं है तो आप बीज को गोबर व मिट्टी में अच्छी तरह मसल के भी उपचारित कर सकते हो। और हाँ, दीमक और रस चूसने वाले दूसरे कीड़ों जैसे कि सफेद मक्खी वगैरह, उनसे बचाव के लिए बीज को थायामिथॉक्सिन के साथ उपचारित किया जाता है, यानी 4 से 5 ग्राम थायामिथॉक्सिन 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद बीज को छांव में सुखा लो, फिर बीज बुआई के लिए तैयार है। और बुआई तो हमने अप्रैल के आखिर तक कर ली थी। भाई ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। वैसे भी सिंचाई वाले क्षेत्रों में 15 अप्रैल के आसपास बुआई कर लेनी चाहिए। और हाँ, 2 खास बातें और। वो क्या? भाई पहली बात तो ये है कि पूरे गांव में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 उन्नत किस्मों की बिजाई ही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 7 से 10 दिनों के अंदर ही बुआई पूरी हो जानी चाहिए। ओ ले भाई, हम तो बच गए। इस बार हमने ऐसा ही किया है। पर ऐसा करते क्यों हैं? भाई इस बात को इस तरह से समझ ले कि पौधों की अलग अलग अवस्था में अलग अलग किस्म के कीड़े इन पर आक्रमण करते हैं। जैसे कि फूल आने से पहले, यानी 45 दिनों तक रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनका आक्रमण होता है, जैसे चेपा है, तेला है, सफेद मक्खी है। और जब फूल बनने लगते हैं तो चितकबरी सुंडियां और अमेरिकन सुंडियों का प्रकोप शुरू होता है। और उसके बाद जब टिंडे बनना शुरू होते हैं तब गुलाबी सुंडियों का। अब मान लो अगर हमने अपने खेत में पहली बिजाई की तो फूल आने से पहले वाली स्टेज, यानी 45 दिनों तक मेरे खेत में रस चूसने वाले कीड़े आने शुरू हो जाएंगे। अब वो कीड़े आने लगेंगे तो जब मेरे खेत में फूल आने लगेंगे तो वो कीड़े आने बंद हो जाएंगे, मतलब कि उनकी स्टेज खत्म हो गई। फिर उसके बाद अगर तुमने बुआई की तो वो सारे कीड़े तुम्हारे खेत में चले जाएंगे, क्योंकि उनको फूल बनने से पहले वाली स्टेज वहां मिल जाएगी, तो वो वहां पर पलने लगेंगे। तो इसलिए वो कीड़े ज्यादा समय तक हमारे खेतों में रहेंगे। अब सोचो, अगर हम सब अलग अलग समय पर बुआई करेंगे तो रस चूसने वाले कीड़ों को ज्यादा समय मिलेगा और वो ज्यादा समय तक हमारे खेतों में रहेंगे। और अगर हम बुआई साथ साथ करेंगे तो हमारे खेतों में पौधे साथ साथ बढ़ेंगे। तो हर स्टेज का पौधा कीड़ों को कम समय के लिए मिलेगा, थोड़े दिनों के लिए मिलेगा। मतलब ये हुआ कि स्टेज गई तो कीड़े भी गए। ओह, तो ये बात है। बाकी एक बात है, पिछले साल नदीना की बड़ी समस्या हो गई थी यार। अच्छा, वीड प्रॉब्लम। भाई नदीना यानी खरपतवार का सबसे बढ़िया उपाय है
पेंडामेथिलीन का 800 ग्राम का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव। इससे काफी हद तक खरपतवार कंट्रोल हो जाती है और जरूरत के मुताबिक निराई गुड़ाई तो करनी ही पड़ती है। और नहीं नहीं, निराई गुड़ाई तो मैं करता ही हूँ, बाकी वो बस कर, सब कुछ आज ही पूछ लेगा या बाद के लिए भी कुछ छोड़ेगा? 10 दिनों के लिए आया हूँ मैं यहाँ। माफ करना यार, अब मैं भी शुरू ही हो जाता हूँ, पर क्या करूँ, ये कपास का मसला है ही ऐसा। ओ कुछ नहीं, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर लेंगे। अच्छा एक बात बता, अमनजीत का क्या हाल है? ओए फिट है एकदम, बाकी कपास की वजह से थोड़ा परेशान रहता है। तू चिंता ना कर, मैं हाथ मुंह धो के पहले उसको ही मिलूंगा, पर शाम को अड्डे पर आना मत भूलना, वहीं मिलेंगे। और मैं आऊंगा और बाकी लोगों को भी ले आऊंगा और आराम से बैठकर करेंगे कपास की बातें। चल फिर ठीक अच्छा है। भाई अच्छा। अमनजीत, ओ अमनजीत, अमनजीत कहाँ है भाई? अरे सतविंदर भाई साहब, आप कब आए? नमस्ते भाभी, आज ही पहुंचा। आइए आइए, अंदर बैठिए। और भाभी सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। आप बताइए, आपकी नौकरी किस तरह चल रही है? बस ठीक चल रही है। बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठो। चाय तो मैंने आज अमनजीत के साथ पीनी है अपने अड्डे पर बैठकर। कहाँ गया है, दिखाई नहीं दे रहा? वो जरा शहर तक गए हैं, अब तो आने वाले होंगे। क्या बात है भाभी? गुरविंदर बता रहा था कि कपास की खेती को लेकर अमनजीत बहुत परेशान है आजकल। परेशानी तो है भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाना। पिछले साल कपास की खेती में अमेरिकन सुंडियों ने आधी खेती साफ कर दी थी। अब महंगे दामों में बीज खरीदे हैं, कहीं इस बार भी कीड़ों से खेती को नुकसान ना हो जाए, इसलिए कीड़े मारने की दवाइयों के पीछे पड़े हैं। कह रहे थे इस बार इतनी दवा डालूंगा कि कीड़ों का नाम भी ना रहे। यही तो परेशानी है भाभी। एक बात बताओ, अगर डॉक्टर मरीज को एक गोली रोज खाने को लिखे और मरीज 2-3 गोलियां इकट्ठा खा ले तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही बात पौधों में भी है, इनमें भी हमारी तरह जान होती है। अब ज्यादा दवाई की खुराक इनको नुकसान तो पहुंचाती ही है, साथ में मिट्टी को भी खराब करती है। ये कोई गुड़ तो है नहीं कि जितना डालो उतना मीठा। भाई साहब, आपको तो काफी जानकारी है, आप ही उनकी कोई मदद क्यों नहीं करते? भाभी जी, मैंने तो खेती बाड़ी की ही पढ़ाई की है और खेती बाड़ी का ही साइंटिस्ट हूँ, पर हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। सब लकीर के फकीर हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक कह रहे हो भाई साहब, अब आप ही उनको सही रास्ते पर ले आओ। भाभी जी, यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे भाइयों को समझ में नहीं आती। अब बुआई की बात सुनो। बुआई हमेशा मेड़ों पर होनी चाहिए, इससे एक तो बीज सही तरह से अंकुरित होता है और दूसरा जड़ों में पानी भी नहीं रुकता। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। पर अक्सर हमारे भाई इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कोई बताने वाला ही नहीं है भाई साहब। दूसरे किसान तो किसानों के मेले में भी जाते हैं, पर इनको तो इसका भी शौक नहीं। कहते कहते थक गई हूँ कि और कुछ नहीं तो कम से कम टीवी पर खेती के प्रोग्राम ही देख लो, पर नहीं, इधर उधर की बातें सुनेंगे, जो मन में आएगा वही करेंगे। अब उनकी जगह मैंने ही खेती का प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया है। वाह भाभी वाह, मैं तो ये सोचता था कि आप औरतें टीवी पर सास बहू के झगड़ों के अलावा कुछ देखती ही नहीं। क्या करूं भाई साहब, इनकी परेशानी देखकर मैंने ये भी शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि टीवी पर कोई बेकार लोग थोड़ी बोलते हैं, कोई गलत बात थोड़ी बताएंगे। अब कली कपास पर कुछ दिखा रहे थे, मैंने थोड़ा सा ही देखा, पर जितना भी देखा उससे मैं थोड़ा बहुत तो समझ गई। वो कह रही थी जब कपास की पहली कली हो तो उसके ऊपर का 2-3 इंच का हिस्सा तोड़ लेना चाहिए। डी टॉपिंग कहते हैं उसको। अच्छा, और क्या क्या बताया उन्होंने? और बताया कि ऐसा करने से पौधे की नई टहनियाँ ऊपर की बजाय साइड से निकलेंगी और उन टहनियों पर ज्यादा टिंडे निकलेंगे।
पर इस वक्त चितकबरी सुंडियों का प्रकोप कुछ पौधों पर होता है, इसलिए जिन भी टहनियों पर उनका प्रकोप देखो, उनको मरोड़ो और तोड़ दो। भाभी जी, आपको तो साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट। अच्छा अच्छा, अब मेरा मजाक मत उड़ाइए, अपने दोस्त को कुछ समझाइए जरा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अमनजीत को अड्डे पर भेज देना, गुरविंदर भी आएगा बाकी लोगों को लेकर और कपास पर ही बातचीत होगी। मैं जरूर भेज दूंगी भाई साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ओए भाभी आई नहीं क्या अभी? अरे नहीं यार, अभी नहीं आई, तभी तो बैठे हैं यहाँ। ओ यार, तेरा भी ऐसा ही है। और चाय बड़ी स्वादी है भाई यहाँ की। ओए आबादी क्या बर्बादी है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। ओ, खुश रहो बेटा, बैठो जी, खुश बैठो। रहो। काका जी, आप यहाँ चाय की दुकान पे, और वो भी शाम को। ओए क्या मतलब है ओ तेरा? मेरा मतलब है कि ओए चल छोड़, तू चाय बना, चाय मलाई मार के। ठीक है जी। जल्दी कर जल्दी कर। अरे अमनजीत, गुरविंदर कह रहा था कि गांव में सतविंदर आया है और हमें खेती बाड़ी के बारे में कुछ बातें बताएगा। अभी तो मैं भी नहीं मिला उससे, पर वो मेरे घर आया था, यहाँ मिलने को कह के गया है। अरे चाय बनी कि नहीं? चाचा जी, बन रही है। आते ही तेरे घर गया था, तू मिला ही नहीं। शहर में कुछ खास काम था? बाद में बताऊंगा। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते 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 जी, नमस्ते नमस्ते। उस सतविंदर भाई साहब, आओ आओ। अरे भाई बड़ा साहब, आप समझदार तो हो इस गया है। कुर्सी पे हाँ, बैठो भाई साहब, बैठो इधर। आज का अखबार पढ़ा आप लोगों ने? हरी किशनपुर की खबर छपी है। वो बठिंडे जिले वाला। हाँ हाँ भाई, कपास की बुआई की वजह से पूरे गांव का बुरा हाल है। 4 किसानों ने तो कर ना चुका पाने की हालत में आत्महत्या कर ली। पूरा गांव बिका हुआ है। लोगों ने ज्यादातर अपनी जमीनें बेच दी हैं या फिर उन्हें गिरवी रख दिया। देखो, ये सब खबरें पढ़ के घबराना छोड़ दो और ये सोचो कि हमें करना क्या है। मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा। मैं सोचता था कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सब सही कह रहे हो, क्योंकि सब कुछ सही नजर आता था। पर अब मैंने देखा कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारे गांव में भी यही मुसीबत आ जाएगी। फिर क्या करें हम? अच्छे बीज ले आए, अच्छी से अच्छी दवाइयां डाली, अच्छी से अच्छी खाद खरीदी, फिर भी हमारे खेतों में ये सुंडियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, एक बात बताओ, काका जी आप बताओ, आपने तो जमाना देखा है, क्या आज से पहले पुराने जमाने में कभी कपास की खेती में कोई परेशानी होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा गांव तो कपास के लिए ही जाना जाता था। अब सोचा तुमने, सुन लिया ना कि ये समस्या अभी क्यों आई, पहले क्यों नहीं? भाई, जब से हरित क्रांति हुई है हम सिर्फ एक तरफ बढ़े हैं। काफी खाद डाली, बहुत सारी जम के दवाइयां डाली, उससे हुआ क्या? शुरुआती सालों में फसल अच्छी हुई। भाई, अच्छी दावत देखकर कीड़े भी बहुत आए। फिर इन कीड़ों को मारने के लिए दवाइयां बनाई। जो कीड़े मर गए सो मर गए और जो जिंदा रहे उनमें इन दवाइयों से लड़ने की ताकत आ गई। फिर उनको मारने के लिए और रासायनिक दवाइयां बनाई गई। नतीजा ये हुआ कि खेती की लागत बढ़ गई, कीड़े ढीठ होते गए और रिस्क बढ़ता गया। और आदत से मजबूर लोग अपनी दवाइयां बदलते रहे और बीज पर बीज बदलते रहे, बस। तो ये रासायनिक दवाइयाँ इतना नुकसान करती हैं? ओ हाँ भाई, एक बात बता, अगर एक नींद की गोली खाने से नींद आ जाती है तो अगर 10 गोलियां कोई इकट्ठी खा ले तो क्या होगा? तो समझो गया ऊपर आसमान में। बस यही बात है। रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल तो करना चाहिए,
पर सिर्फ निर्देशित मात्रा के अनुसार ही उनका छिड़काव करना चाहिए। आप लोग एक बात बताओ मुझे, आपने नेवले और सांप की कहानी सुनी है? ओ मैंने सुनी है जी। तो सुना आज कहानी। लो जी, वही औरत और नेवले वाली ना। भाई होता इस तरह से, एक गांव में एक औरत होती है, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है और उसने एक नेवला पाला होता है। एक दिन वो अपने बच्चे को नेवले की निगरानी में छोड़कर पानी लेने चली जाती है। इतनी देर में एक सांप आ जाता है। अब नेवला जब सांप को देखता है तो वो जी सांप की कर देता है ऐसी की तैसी। सांप मर जाता है और मालकिन को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए नेवला दौड़कर दरवाजे पर जाता है। औरत पानी लेकर आती है। वो देखती है कि नेवले के मुंह पर खून लगा है। उसके मुंह पर खून देखकर औरत को गुस्सा आ जाता है। वो समझती है कि हो ना हो इसने मेरे बच्चे को काट लिया है। वो पानी के मटके को नेवले के ऊपर पटक देती है। नेवला मर जाता है। वो दौड़कर अंदर जाती है, देखती है कि बच्चा तो एकदम ठीक है और बगल में एक सांप मरा पड़ा है। वो समझ जाती है, बहुत पछताती है। उसको समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बिल्कुल ठीक। और ये कहानी तुम लोग हर साल दोहराते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारी सारी फसलों में, जिनमें से कपास भी एक है, उन पर दो तरह के कीड़े आते हैं। एक तो दुश्मन कीट हमारे और दूसरे मित्र कीट। और जो नेवले जैसे हमारे मित्र कीट हैं वो दुश्मन कीटों पर पलते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और जब हम जहरीली रासायनिक दवाइयाँ अपनी फसलों पर छिड़कते हैं तो दोस्त कीट भी दुश्मन कीट के साथ मर जाते हैं और फिर दुश्मन कीट पर कुछ काबू नहीं रहता। और वैसे भी दवाइयाँ तो आजकल बेअसर होती जा रही हैं। मित्र कीट किस तरह के होते हैं? हम कैसे पहचानेंगे इन्हें? वो अपने आप आ जाते हैं या उन्हें बुलाने का कोई तरीका होता है? दोनों ही बातें हैं। वो खुद भी आ जाते हैं और उन्हें बुलाने के भी तरीके हैं। जैसे कपास की बुआई करते समय खेत के चारों ओर लोबिये की एक लाइन बो दें। फिर जून के अंत में लोबिये के पौधों के बीच में एक एक बीज मक्का का भी बो दें। मक्का? मक्का? हौसला रखो, पूरी बात तो सुन लो। हाँ भाई हाँ, सुन लो। अब होता ये है कि लोबिये पर भी चेपा आता है, पर वो जो चेपा होता है वो कपास के चेपे से अलग होता है। पर दोनों चेपों को खाने वाले हमारे मित्र कीट एक ही होते हैं। इनमें से एक को कहते हैं लेडी बर्ड बीटल और दूसरा होता है काइसोपरला। अगर नाम याद ना रहे तो शक्ल से पहचान हो जाएगी। ये दोनों हमारे मित्र कीट हैं जो कपास के हानिकारक कीटों को खाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो मक्के के कुछ बीज अपने खेत में ऐसे ही फेंक दो, क्योंकि मक्के का पौधा हमारे मित्र कीटों को बैठने की जगह देता है। क्योंकि मक्के में परागकण होते हैं, इससे हमारे मित्र कीट भी ज्यादा आते हैं। भाई ये मित्र कीट तो सुंडियों पर नेचुरल कंट्रोल हैं। तो यार सतविंदर, अब ये बता कि खाद कौन सी डालनी चाहिए? भाई खाद तो डालनी पड़ेगी, पर उचित मात्रा में। देखो, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय पूरी डाल देनी चाहिए। और बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जब फूल आने लगे तब डालना चाहिए। ये सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, सिवाय इसके कि हम मक्के के पौधे लगाएं? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? 2-3 उपाय हैं। आपने खेतों में लंबे लंबे डंडों पर कीपनुमा कोई चीज लगी देखी होगी, जिसको फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप अमेरिकन सुंडियों पर निगरानी रखने के लिए लगाई जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें से एक खास किस्म की गंध निकलती है, जिसको मादा वयस्क की गंध समझ के नर वयस्क इसमें फंस जाती है। तो जब 2 मौत हर एक ट्रैप में नजर आने शुरू हो जाएं, तब 3 ट्राइकोकार्ड प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने शुरू कर देने चाहिए। अच्छा, वो कार्ड जिसको कैंची से काटकर पिनों से पत्तों पर लगाया जाता है? बिल्कुल। एक ट्राइकोकार्ड पर 20,000 के लगभग परजीवित अंडे चिपके होते हैं।
और इन परजीवित अंडों से एक ट्राइकोग्रामा नामक परजीवी निकलता है जो अमेरिकन चितकबरी और गुलाबी सुंडियों के अंडों को ढूंढ ढूंढ कर परजीवित करता है। इसलिए वो अंडे नष्ट हो जाते हैं और उनमें से और ट्राइकोग्रामा निकलते हैं। मतलब ये तो हमारा मित्र कीट हुआ ना? बिल्कुल। वैसे ट्राइको कार्ड के प्रयोग का समय तब शुरू होता है जब चितकबरी सुंडी अंडे के रूप में नजर आती है और ये समय होता है बुआई के 45 दिन बाद। और इसके इस रूप में आने का पता तब चलता है जब खेत की 40 दिनों के बाद नियमित निगरानी की जाए। और ट्राइको कार्ड के दूसरे प्रयोग का समय होता है वही फेरोमोन ट्रैप में जब मौत नजर आने लगे। तो इसका मतलब दवाइयाँ वगैरह बिल्कुल ही नहीं डालनी? भाई दवाइयाँ तो इस्तेमाल करनी है लेकिन रासायनिक दवाइयाँ नहीं। एनपीवी या निमोलियों का घोल। भाई जो अंडे ट्राइकोग्रामा से परजीवित होने से बच गए हैं उनसे बचने के लिए 5 किलो निमोलियों के घोल का छिड़काव करना पड़ेगा। अब करना क्या है? निमोलियां लेकर उन्हें धूप में सुखाकर उनको पीसकर उनका चूरा बना लें। 10 लीटर पानी में रात भर इस चूरे को भिगो दें। सुबह उसे पतले कपड़े से छान लें। छानने के बाद 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। भाई 1 एकड़ में छिड़काव के लिए इसे पानी में मिलाकर इसे 100 लीटर बना लो। फिर नैपशेक स्प्रेयर के साथ इसका छिड़काव करो। इस दवाई का इस्तेमाल महाराष्ट्र में अमेरिकन सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। और दूसरा, अगर निमोलियों के घोल के छिड़काव के 10 दिन बाद भी सुंडियां नजर आती हैं तो फिर HANPV का छिड़काव करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। और इतना काबिल आदमी हमारे पास बैठा है और हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। काश हमने तेरी सलाह पहले ले ली होती। वो अभी भी कौन सी देर हुई है। इस बार तो तुम मुझसे ना भी पूछते तो भी मैं सलाह देता, क्योंकि भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब हम भी देखते हैं इन सुंडियों को। एक एक का सफाया ना कर दिया तो जैसे धर्मेंद्र ने किया था शोले में गब्बर सिंह का।